नमस्कार सभी को। आज हम इस कला और संस्कृति के क्लास में एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक है आहड़ सभ्यता। और आहड़ जो सभ्यता है वो राजस्थान की एक प्राचीन और प्रमुख सभ्यता मानी जाती है, जो उदयपुर जिले में आयड़ या जिसे बेड़च नदी कहते हैं उसके तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, जो एक अपने समृद्ध ताम्र या पाषाण युगीन ग्रामीण संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। और ये सभ्यता अपने उन्नत तांबा गलाने के कौशल और विशिष्ट लाल काले मर्द भांडों के लिए प्रसिद्ध है। तो आज हम इसी क्लास के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और वो सभ्यता रहेगी आहड़ सभ्यता, जो एक प्रमुख सभ्यता है। आज से 4000 वर्ष पुरानी एक ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता, जो किस तरह से लुप्त हो चुकी थी, उसके बाद में किस तरह से इसकी खोज की गई थी, किस तरह से उसकी उत्खनन किया गया था और उत्खनन में क्या क्या प्राप्त हुए थे अवशेष के रूप में। ये क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षा में अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम चलते हैं क्लास की ओर। और आज हम जिस क्लास के बारे में चर्चा करेंगे वह है आहड़ सभ्यता के बारे में, और उसमें है राजस्थान की प्राचीन ताम्रयुगीन संस्कृति। और अगर इसके अर्थ और आयु की बात करें कि अर्थ क्या है और इसकी आयु आज तक क्या है, तो ये राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर, यानी जिसका नाम है मेवाड़ क्षेत्र, और उस मेवाड़ क्षेत्र में आज से 4000 वर्ष पुरानी एक ताम्र और पाषाण, यानी उस समय तांबे का और पाषाण यानी पत्थरों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था, इसलिए इसे ताम्र और पाषाण कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह सभ्यता राजस्थान के किस छोर पे है, तो दक्षिणी पश्चिम में। किस जिले में है, तो उदयपुर जिले में। आज से कितने साल पुरानी है, तो वो है 4000 वर्ष से पुरानी। और किस तरह संस्कृति की विशेषता है, तो वो है ताम्र और पाषाण कालीन सभ्यता कहा जाता है। अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें इस सभ्यता के बारे में, तो ये सभ्यता वर्तमान में उदयपुर शहर के पास में स्थित है। आप मैप देख रहे हैं और ये मैप में आप ये उदयपुर जिला देख रहे हैं, और यहाँ पर आपको एक सभ्यता जो डॉट के रूप में लाल रंग का आपको लोकेशन बताइए, वो है उदयपुर शहर में आहड़ सभ्यता। और ये अरावली पर्वतमाला के निकट आयड़ यानी जिसे बेड़च नदी कहते हैं, इसके तट पर ये फली फूली हुई है। क्योंकि अधिकतर जो सभ्यताएं हैं वो किसी नदी के तट पर या फिर जहाँ पर उपजाऊ मृदा हो वहाँ पर ही सबसे अधिक पाई जाती हैं। कोई भी हम सभ्यता उठा करके देख लो, यानी नदी के किनारे, इसलिए क्योंकि वहाँ उसे पीने के लिए मीठा जल आसानी से प्राप्त हो जाता था। जलोढ़ मिट्टी यानी उपजाऊ मृदा के पास में, इसलिए क्योंकि उन्हें कृषि करने के लिए उपजाऊ मृदा मिल जाती। तो याद रखना कौन सी नदी के किनारे हैं, तो वह आयड़ या फिर बेड़च नदी के किनारे हैं। और ये कौन से जिले में है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। अब इसका ऐतिहासिक उपनाम की अगर बात करें कि इसका ऐतिहासिक उपनाम का क्या है, तो इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी इसलिए क्योंकि इस सभ्यता में सबसे ज़्यादा तांबे का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। 10वीं और 11वीं सदी में आघाटपुर या फिर आघाट दुर्ग और स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है। यानी इस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से या आघाट दुर्ग के नाम से और धूलकोटू के नाम से, ये याद रखना। यानी उपनाम आहड़ सभ्यता के किस उपनाम से जाना जाता है, तो धूलकोट के नाम से, आघाट दुर्ग और आघाटपुर के नाम से जाना जाता है। इसके उपनाम है ये।
ऐतिहासिक महत्व क्या है? इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो अच्छी तरीके से याद करना, अपने नोटबुक में नोट कर लेना। उसके बाद में अगर इसकी संस्कृति और प्रकृति की बात करें, यानी किस तरह की इसमें संस्कृति है और किस तरह की यहाँ पर प्रकृति है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन होने के बावजूद यह एक पूर्णतः ग्रामीण और आत्मनिर्भर कृषि आधारित संस्कृति है। यानी ये सिंधु घाटी में जिस तरह से एक सभ्यता पनपी थी, जो मैंने आपको करवाया है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जो इसका नाम है कालीबंगा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और उसके समकालीन ये सभ्यता मानी जाती, यानी जो वो सभ्यता थी उसी समय वहां पर जो लोग निवास करते थे, उसी समय यहाँ पर भी लोग निवास करते थे, और दोनों सभ्यताओं का एक साथ है वो पतन हुआ था। तो ये एक पूर्ण रूप से ग्रामीण और आत्मनिर्भर कृषि आधारित संस्कृति, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा है वो कृषि करते थे, इसलिए जो लोग थे आत्मनिर्भर किस पर थे? कृषि पर निर्भर थे। तो आप ये चारों पॉइंट अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। आगे हम अगर देखें तो इसमें आहड़ जो सभ्यता है वो बनास संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, यानी बनास जो नदी है उसके किनारे या उसकी सहायक नदी आहड़ या बेड़च नदी है, उसका भौगोलिक विस्तार कहाँ है? तो आप नदी की भी देख रहे हैं, ये बड़ी नदी बनास नदी है, ये आप जो देख रहे हैं ये बनास नदी है। ये आयड़ नदी है जिसे बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रमुख नदियों की बात करें, ये आप देखिए यहाँ पर प्रमुख नदियां, तो इस सभ्यता का मुख्य विकास है वो बनास और आयड़ यानी बेड़च नदियों की घाटियों में हुआ है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। यानी आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभ्यता बनास और आयड़ नदी के किनारे पर या संगम स्थल पर मौजूद होने की वजह से इसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अन्य स्थल, प्रमुख स्थल की बात करें तो आहड़ के अलावा यानी गिलूंड है जिसे राजसमंद में, बालाथल है उदयपुर में, ओजियाना है भीलवाड़ा, पचमता इसी संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र है या सभ्यता है। यानी गिलूंड सभ्यता है राजसमंद में तो इसी नदी के किनारे स्थित है, बालाथल है उदयपुर में जो स्थल है वो भी इसी नदी के किनारे है, ओजियाना भीलवाड़ा में है तो इसी नदी के है। तो यानी सभी जो सभ्यताएं हैं वो इस बनास या आयड़ नदी या बेड़च नदी के किनारे ही पनपी हुई है, ठीक है ना। तो याद रखना है ये जो आहड़ सभ्यता की जो संस्कृति है वो कौन सी संस्कृति है? बनास संस्कृति कही जाती है। और इसका जो महत्वपूर्ण केंद्र है, इसके अलावा जो गिलूंड है राजसमंद में है, बालाथल उदयपुर में है, ओजियाना भीलवाड़ा में है, ये सभी इसी संस्कृति से मिलती है। मुख्य जिले की बात करें, कौन सा मुख्य जिला है? तो इसका भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों तक पाया जाता है। यानी इस संस्कृति का जो विस्तार है, आहड़ संस्कृति का जो विस्तार है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में, राजसमंद जिले में, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, ये पांचों जिले याद कर लेना। इन पांचों जिलों में इन सभ्यता की संस्कृति है वो पाई जाती है। तो यानी उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और डूंगरपुर जिले में। इसके साथ साथ में अगर प्राकृतिक लाभ की बात करें तो इन बस्तियों को अरावली पहाड़ियों के तांबे की खानों के निकटता और नदियों से वर्ष भर पानी की पर्याप्त उपलब्धता का सीधा लाभ इस संस्कृति को मिलता है। यानी इस सभ्यता को जो प्राकृतिक लाभ किस तरह से मिलता था, क्योंकि ये जो आहड़ सभ्यता के जो बस्तियां होती थी यानी मानव बस्तियां थी वो अरावली की पहाड़ियों में जहाँ पर तांबे की खदानें थी, तो ये लोग वहाँ पर खनन कार्य करते थे यानी तांबा निकालने का कार्य करते थे। और वहाँ से एक नदी मुख्य रूप से प्रवाहित होती थी, बनास नदी और आयड़ नदी।
तो यानी उन नदियों से उन्हें मीठा जल है वो आसानी से प्राप्त हो जाता था, इसलिए वहां पर ये लोग बस गए थे। और उसके बाद में इनका जब पतन हुआ तो आज हम वर्तमान में आज से 4000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता जिसका नाम है आहड़ सभ्यता, जो हमें उत्खनन में देखने के अनेक अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये चारों प्रमुख नदियां, अन्य प्रमुख स्थल, मुख्य जिले और प्राकृतिक लाभ किस तरह से हुआ था इस संस्कृति को या इस सभ्यता को, तो आप नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मुख्य रूप से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ में अगर देखें आहड़ सभ्यता का कालक्रम और उनका जो विकास है वो किन 3 स्तर पर हुआ था वो हम आज विस्तार से पढ़ेंगे। पहले उसके निर्धारित कालखंड की बात करें तो यानी यहाँ पर जो सबसे पहले जो खोज की गई थी या वैज्ञानिक पद्धति जो थी वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका मुख्य कालक्रम है वो आज से 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना जाता है। यानी इस सभ्यता का जो कालक्रम है यानी कब तक ये फली फूली थी और अपने चरम सीमा पर थी ये यहाँ के लोग, तो वो 2000 से लेकर के ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व का जो समय था उस समय यहाँ पर ये सभ्यता मौजूद थी। और ये कौन बता रहा है, वो बता रहा है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो भूगोलवेत्ता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये उनकी मुख्य कालक्रम माना जाता है। और यहाँ पर उत्खनन में उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले हैं। यानी 8 स्तर कैसे, जिस तरह से सभ्यता नीचे हवा के द्वारा वायु से नीचे दब जाने से उसके लगातार परत के रूप में दबने से उसको बोलते हैं शस्त्र, ठीक है ना। तो यानी 8 है वो अलग अलग शस्त्र आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखो 1 2 मैंने यहाँ पर कम ही दिए हैं, 3 4 दिए हैं, तो 8 शस्त्र इस तरह से बनाए गए हैं। अगर इसका प्रथम चरण की बात करें तो वो था पाषाण युग, यानी लोग इस समय सबसे ज्यादा है वो पत्थरों का प्रयोग करते थे पाषाण युग में। यानी हर कोई भी वस्तु बनाई जाती थी तो वो वस्तु है वो पत्थरों की ही बनाई जाती थी, इसलिए इसको पाषाण युग बोलते हैं। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुए थे, तो सबसे निचले स्तर पर स्फटिक पत्थरों का प्रयोग यानी जो कड़े पत्थर थे उनका प्रयोग हुआ था, जिसमें गोल और बेडोल उपकरण, यानी इसमें अधिक कलाकारियां नहीं थी, बस जैसे थे वैसे बना दिए गए थे, तो इसलिए बेडोल उपकरण का निर्माण और उसके साथ साथ में गदा और औंखली का उपयोग पाया जाता है। ये देख सकते हैं आप औंखली, ये देख सकते हैं गदा, और ये जो आप बेडोल अलग अलग तरीके से जो अन्य उपकरण जो बनाए गए थे पत्थरों के वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो प्रथम चरण में इस तरह की यहाँ पर उनको प्राप्त हुए थे उत्खनन के समय। अगर द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण आता है वो आता है ताम्र युग का। और ताम्र युग यानी तांबे का जो युग था उस समय जो इसको मध्य स्तर बोलते हैं, और तांबे और कांसे के उपकरणों जिसमें कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ और चूड़ियों का बहुतायत में निर्माण शुरू हुआ। देख सकते हैं आप, ये देखो अलग अलग कुल्हाड़ियाँ मिली हुई है, अनेक चूड़ियाँ मिली हुई है, अंगूठियाँ, ये अंगूठियाँ हैं, ये चूड़ियाँ देख रहे हैं, इस तरह की चूड़ियाँ हैं, वो सभी जो थी वो तांबे की और लोहे की बनी होती थी। और लोहे युग का प्रवेश भी इसी चरण के अंत में दिखता है। यानी सबसे पहले पाषाण यानी पत्थरों का प्रयोग, उसके बाद में तांबे का, और ताम्र युग के अंत में है जिसका शुरुआत हुई थी वो था लोहा युग, ठीक है। तो तृतीय चरण में आप लोहे की वस्तु और मर्दभांड देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे ऊपरी स्तर में उन्नत लाल और काले रंग के मर्दभांड और पक्की मिट्टी से बने व्यवस्थित भवनों के निर्माण मिलते हैं। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल और काले रंग के मर्दभांड यानी घड़े है, कुल्हड़ है, इस तरह की आकृतियां हैं वो आपको देखने को मिलेगी।
इसके साथ साथ में पक्की मिट्टी से बने हुए घर है वो आपको, यानी भवन यानी घर है वो आपको मिलेंगे। तो वो कौन से चरण में आते हैं? तृतीय चरण में। याद रखना, प्रथम चरण पाषाण युग था, द्वितीय चरण ताम्र युग के नाम से जाना गया, तृतीय युग या तृतीय चरण था वो मर्दभांड युग या लोहे युग के नाम से जाना गया था। तो ये 3 स्तर थे और इसमें आपको पूछ ले कि कितने स्तर है वो मिले थे, तो टोटल 8 स्तर मिले थे। उनमें ये 3 मुख्यतः है, पाषाण, ताम्र युग और मर्दभांड युग। ठीक है, तो यानी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने इनका कालक्रम भी बताया था इस सभ्यता का 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया था। तो ये आपके एग्जाम में मुख्य रूप से इनसे बाहर कुछ नहीं पूछे जाएंगे। यानी ताम्र युग में पूछे गए तो आप बता सकते हो कि किस तरह के वहाँ पर उपकरण मिले थे। तो वहाँ पर पत्थरों से बने हुए जो औंखली थी, गदा थी, या फिर बेडोल जो अन्य उपकरण है वो भी मिले थे। ताम्र युग में कांसे के उपकरण, तांबे के उपकरण जिसमें कुल्हाड़ियाँ थी, अंगूठियाँ थी और चूड़ियाँ थी, इस तरह के उपकरण मिले थे। तृतीय चरण की बात करें तो उसमें मर्दभांड यानी ये मुख्य रूप से पूछा जाता है तृतीय उपकरण में, क्योंकि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लाल और काले रंग के मर्दभांड कौन सी सभ्यता की विशेषता है, तो वो है आहड़ सभ्यता की विशेषता। ठीक है, आगे देखिए, अब हम देखते हैं यानी धूलकोट के रहस्यों की खोज और उसके प्रमुख उत्खननकर्ता कौन थे। तो सबसे पहले जो खोज की गई थी वो की गई थी 1953 में, जो आरंभिक खोज थी यानी सबसे पहली जो खोज थी, और सर्वप्रथम पंडित अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा इस सभ्यता की पहचान की गई और लघु स्तर पर प्रारंभिक उत्खनन किया गया। यानी 1953 का वो समय था जब पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले इस सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ किया था लघु स्तर पर। लघु स्तर पर यानी छोटे स्तर पर है वो उत्खनन का कार्य 1953 में शुरू हुआ था। उसके बाद में 1954 से लेकर के 1956 का वो समय था जब उत्खनन है वो व्यापक रूप से शुरू किया गया था। पुरातात्विक आरसी अग्रवाल के अगर पूर्ण नाम देखें तो रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में धूलकोट टीले की पहली बार व्यापक और व्यवस्थित उत्खनन शुरू किया गया था। यानी रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 से लेकर के 1956 के मध्य यानी एक व्यापक स्तर यानी बड़े स्तर पर इस सभ्यता का उत्खनन किया गया था। और वो कौन सा टीला था? वो था धूलकोट टीला, और वहां पर व्यापक और व्यवस्थित रूप से उत्खनन का कार्य किया गया। तो याद रखना इनका कालक्रम 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास आते हैं जो लघु स्तर पर, 1954 से 56 पर आते हैं आरसी अग्रवाल या फिर रतन चंद्र अग्रवाल जिन्होंने व्यापक स्तर पर धूलकोट टीले का उत्खनन किया गया था। 3 नंबर पर जो आता है 1961 से 1962 का जो समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्खनन किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन किया गया था उसमें HD सांकलिया यानी पूना विश्वविद्यालय से संबंधित है। HD सांकलिया और HD सांकलिया के निर्देशन में यानी पूना विश्वविद्यालय के निर्देशन में, और इसके साथ साथ में एक और थे VN मिश्रा जो मेलबर्न विश्वविद्यालय के साथ। तो यानी पूना विश्वविद्यालय और मेलबोर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है मेलबोर्न, तो मेलबोर्न और पूना विश्वविद्यालय दोनों के संयुक्त रूप से यहाँ पर वैज्ञानिक उत्खनन है वो किया गया था। तो आपको पूछ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्खनन है वो कब किया गया था? 1961 और 1962 में किया गया था। किन के निर्देशन में? तो वो था HD सांकलिया जो पूना विश्वविद्यालय से थे और VN मिश्रा मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से मौजूद थे। तो इनके निर्देशन में ये कार्य पूर्ण हुआ था। उसके बाद में आता है विभागीय योगदान क्या था इसका? तो राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से PL चक्रवर्ती ने इस उत्खनन कार्य में अहम भूमिका भी निभाई थी।
तो यानी इन सभ्यता में जो विभाग थे अलग अलग, उन विभागों का भी अपना अपना योगदान रहता है, जिसमें जो पुरातात्विक विभाग या संग्रहालय जो विभाग थे उसकी ओर से पीएल चक्रवर्ती थे, उनका इस उत्खनन में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी सबसे ज़्यादा योगदान हुआ था। तो ये थे उत्खनन का कार्य और उत्खननकर्ता कौन थे। तो आज की क्लास आप अच्छी तरह से जो मैंने उत्खनन बताया है, 1953 में कौन थे, पंडित अक्षय कीर्ति व्यास थे। 1954-56 में कौन थे, तो आर.सी. अग्रवाल यानी रतन चंद्र अग्रवाल थे जो व्यापक स्तर पर। 1961 और 62 में आर्य सभ्यता का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्खनन हुआ था, जो पूना विश्वविद्यालय से एच.डी. सांकलिया और मेलबोर्न विश्वविद्यालय से थे वी.एल. मिश्रा, इनके निर्देशन में किया गया था। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छी तरीके से आप नोट कर लीजिएगा और 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इससे बाहर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लास के साथ सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।